आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। कर्नाटक चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी जल्द अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर देगी, सूची जारी कर देगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ने के बाद पीएम मोदी के बाद आपको बता दें सीएम योगी की रैलियों की मांग बढ़ गई है। इधर स्टार जो प्रचारक हैं उनकी सूची में योगी आदित्यनाथ की मांग की जा रही है। तो सीएम योगी के सबसे ज्यादा रैलियां जनसभाएं करने की मांग है। तो फिलहाल आपको बता दें कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का विचार मंथन चल रहा है। लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ नाम ऐसे बाकी हैं जिसमें विचार मंथन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता देंगे कि तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट अब तैयार कर ली गई है, जिसमें सबसे पहले जो प्रमुख है प्रधानमंत्री के बाद बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो स्टार प्रचारकों में योगी आदित्यनाथ को सबसे प्रमुख रूप से रखा गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की मांग हर जगह है। आपको याद ही होगा जब भी प्रदेश में या यूं कहें देश में चुनाव कहीं भी होते हैं, बीजेपी स्टार प्रचारकों की सबसे पहली जो सूची में नाम रखती है वो योगी आदित्यनाथ का रखता ही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है बीजेपी की ओर से। और यही एक वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल करने की मांग है। ये भी हम आपको बताएंगे कि बीजेपी की राज्य इकाई चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में होने वाली रैलियों में अलग अलग उम्मीदवारों के साथ मंच को साझा करें। सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि कई रैलियां और रोड शो के लिए योगी आदित्यनाथ से कम कर्नाटक की 6 यात्राओं का अनुरोध किया गया है। वहीं कई बीजेपी उम्मीदवार चाहते हैं कि यूपी के सीएम की रैलियां उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हो, खासकर तटीय कर्नाटक में जहां हिंदुत्व एक प्रमुख मुद्दा है। हालांकि सीएम योगी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में राज्य में लगभग 1 दर्जन रैलियों और रोड शो के लिए कर्नाटक की लगभग 4 यात्राएं कर सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें आज अमित शाह के बंगाल दौरे का अंतिम दिन है। बंगाली नववर्ष पर दक्षिणेश्वर मंदिर जाएंगे अमित शाह। दक्षिणेश्वर मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। बंगाल के बाद राजस्थान के भरतपुर का दौरा किया जाएगा। बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा अमित शाह के द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां आज अमित शाह बंगाल के दौरे का अंतिम दिन है, जो कि आज नववर्ष पर दक्षिणेश्वर मंदिर में जाएंगे, वे पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद आज ही गृहमंत्री भरतपुर दौरे पर भी जाएंगे। वहीं राजस्थान के भरतपुर में दोपहर 2:30 बजे कॉलेज ग्राउंड के बूथ में अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कल अमित शाह ने बीरभूम जिले के सिउड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया था। ममता सरकार व तृणमूल कांग्रेस पर करारा हमला बोला। साथ ही कहा कि साल 2025 से पहले ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो बंगाली नववर्ष पर आपको बता दें कि आज दक्षिणेश्वर मंदिर में अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे। आज अंतिम दौरा है, अंतिम दिन है उनका दौरे का। इसी के साथ साथ राजस्थान का रुख करेंगे, भरतपुर जाएंगे, वहां पर 2:30 बजे सम्मेलन का आगाज करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि बंगाली नववर्ष पर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आज अमित शाह का राजस्थान का दौरा, चुकी राजस्थान में विधानसभा चुनाव, इसी को लेकर पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो फिलहाल बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को संबोधित किया जाएगा अमित शाह के द्वारा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल का अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा था, अंतिम दिन है आज। इसी के साथ साथ पूजा अर्चना की जाएगी बंगाली नववर्ष पर दक्षिणेश्वर मंदिर में। इसके बाद रुख करेंगे राजस्थान का, भरतपुर का, जहां पर आज बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसका आगाज किया जाएगा। क्रोएशिया स्लोवेनिया का दौरा करेगी मीनाक्षी लेखी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी 15 से 20 अप्रैल तक यात्रा पर वे रहेंगी। तो मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया और स्लोवेनिया के संबंधों पर चर्चा करेंगी, विचार विमर्श करेंगी। भारतीय समुदाय के क्रॉस सेक्शन से मिलेगी
भारत और क्रोएशिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री की ये पहल होगी कि इन संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए। तो मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 20 अप्रैल तक क्रोएशिया और स्लोवेनिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो जाएंगी। कि आपको हम बता दें कि भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण है। मैं भारत के संबंधों में गति को और मजबूत करने के लिए ही मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया और स्लोवेनिया जाएंगी, जहां मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक और राजनीतिक मामलों के राज्य सचिव विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के साथ साथ विचार विमर्श करेंगी। इस दौरान भारतीय समुदाय के एक क्रॉस सेक्शन और भारत के दोस्तों से मुलाकात होगी और एक विशेष योग सत्र में वे शामिल भी होंगी। इसके पहले मार्च में क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक और रेडमिन और रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए भारत का दौरा था। और दरअसल आपको ये भी बता दें कि क्रोएशिया लोगों की भारत में गहरी रुचि रहती है। तो क्रोएशिया स्लोवेनिया का दौरे पर है मीनाक्षी लेखी। आपको बता दें कि क्रोएशिया से भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए एक कदम आगे और बढ़ाया जाएगा भारत की ओर से। यहाँ पर तमाम मसलों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय समुदाय के जो क्रॉस सेक्शन है उनसे भी मुलाकात की जाएगी। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का समन भेज दिया गया है। आज दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। सीबीआई के समन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। नई शराब नीति मामले में केजरीवाल से पूछताछ होगी, तो सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। केंद्रीय एजेंसी ने 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर इस बाबत जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी किया। उन्हें 16 अप्रैल सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आपका कहना है कि केजरीवाल के द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए भाषण के बाद ये धमकाने की कोशिश है। आज सुबह लगभग 9 बजे दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दिए गए समन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधेंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि शराब नीति को लेकर लगातार घिरती जा रही है आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया जेल में है और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और आज पूछताछ के लिए आपको बता दें कि समन जारी कर दिया गया है। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 9:30 बजे सुबह करेंगी, लेकिन सीबीआई के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब पेश होना होगा। तो नई शराब नीति को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बात कर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तो पहले ही जेल में है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ये भी बताएं आपको 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई थी। शराब नीति होती क्या है, क्यों आखिरकार सरकार फंस गई, ये हम बता रहे हैं आपको। नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थी, जिसकी 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थी। नई शराब नीति लागू होने पर सरकारी दुकानें बंद कर दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की थी। तो दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के कारोबार से खुद को अलग कर लिया था। इसी तरीके से 266 शराब के ठेके प्राइवेट कर दिए गए। तो शराब की दुकानों को 32 जोन में बांटा गया। नई शराब नीति में बड़ी कंपनियों की दुकानों पर डिस्काउंट था। कई छोटे वेंडर्स को अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ा। सरकार ने खुद माना कि नीति से नुकसान हुआ है। दिल्ली सरकार ने माफिया राज खत्म करने का इस बाबत तर्क दिया था, लेकिन तर्क काम नहीं आया और यहां आम आदमी पार्टी लगातार घिरती जा रही है। तो अगर शराब नीति की पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको तफसील से बताएं तो तारीख 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को लागू किया था, जिसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि शराब के कारोबार में माफिया राज को खत्म करने में ये नीति बड़ी सफलता हासिल करेगी। लेकिन कुछ वक्त बाद आरोप लगने लगे कि शराब के लिए लाई गई नई नीति माफिया राज को खत्म नहीं कर रही, बल्कि अब उसकी सूरत को बदल दिया गया है। जुलाई 2022 में तब के मुख्य सचिव एलजी वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी गई। कथित शराब घोटाले में आरोपों से घिरा जो पहला चेहरा सामने आया था, सरकार में उसकी हैसियत नंबर 2 की थी, यानी कि
दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनकी छवि नेताओं के बीच अब तक सफेद पोश बनी थी, उस पर अब शराब घोटाले के छींटे भी पड़ चुके थे। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई कराने की सिफारिश की। एलजी की सिफारिश के बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था, यानी कि 22 अगस्त को ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। तो तकरीबन 6 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फरवरी महीने में गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया तभी से सलाखों के पीछे हैं। चलिए, इस बीच गुजरात के सूरत से बड़ी खबर आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी को यहां भी तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सूरत से बड़ी खबर है, जहां सूरत महानगर पालिका में कुल 120 पार्षद हैं, इसमें से बीजेपी के 93 और आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद हैं। तो कुल 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के 93 और आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद हैं। इसी के साथ साथ ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और आम आदमी पार्टी की तगड़ा झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लगभग 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो सूरत महानगर पालिका में लगातार आपको बता रहे हैं, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के तमाम जो ये वही पार्षद हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर है, एक तगड़ा झटका है, क्योंकि तमाम जो 10 पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देखिए किस तरीके से उनको सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। ये तस्वीर गुजरात से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम पार्षद हैं जो कि अब बीजेपी की अगवानी करेंगे। आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं, उसका दामन छोड़ चुके हैं। लगभग 27 जो पार्षद हैं इस वक्त गुजरात में आम आदमी पार्टी के, उनमें से 10 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, यानी कि बीजेपी में पार्षदों का कुनबा बढ़ गया। 93 तो पहले से ही थे, 10 और शामिल हो गए। तो इस तरीके से गुजरात में नगर पालिका में बीजेपी का कुनबा बढ़ता चला गया है। आम आदमी पार्टी को इससे बड़ा झटका भी लगा है। तो सूरत महानगर पालिका की हम बात लगातार आपको बता रहे हैं कि 120 पार्षद हैं, जिसमें से 93 पार्षद बीजेपी के हैं, 27 आम आदमी पार्टी के हैं। तो आम आदमी पार्टी के पार्षद टूटकर 10 पार्षद बीजेपी में जा मिले। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ा, आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार आपको बता दें कि इस वक्त सक्रिय बनी हुई थी गुजरात में, लेकिन उसके लिए एक बड़ा झटका इसे माना जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भिंड का दौरा करेंगे। भिंड को लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जानी है। केंद्रीय मंत्री ग्वालियर से पहले मेहगांव के सुपेरा जाएंगे। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर और चंबल संभाग के 2 दिवसीय प्रसार पर हैं और सिंधिया आज सुबह लगभग 11:15 पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुर पहुंचेंगे। वहीं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 1 बजे सड़क मार्ग से भिंड जिले के ग्राम सेपुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर पूर्व विधायक स्वर्गीय हरि सिंह नरवरिया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे भिंड पहुंचकर बिजली सुविधाओं से संबंधित विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भिंड में अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम 7:20 पर ग्वालियर में हरिशंकरपुरम पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, जहां सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर और रायपुर दौरा आज रहेगा। बंगला नववर्ष और शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए शिरकत की जाएगी। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो फिलहाल आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत लेंगे और इसी के साथ साथ आज लोगों को शुभकामनाएं देंगे। सीएम भूपेश बघेल बंगला नववर्ष और शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। गुड़ियारी में स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे।
मायाराम सुरजन जी की जन्मशती में हिस्सा लेंगे। देशबंधु पत्र समूह के संस्थापक दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया जाएगा। पावर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2023 में वे शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर और रायपुर में आयोजित होने वाले तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से सुबह लगभग 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर दोपहर 12 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और वहां कालीबाड़ी मैदान रेलवे परिक्षेत्र में बंगला नववर्ष और शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल बिलासपुर से दोपहर 1:10 पर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 1:45 पर दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के जामगांव कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां से कार से 1:55 पर गुड़ियानी आएंगे। सीएम वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लगभग 2:30 बजे रायपुर लौटेंगे। फिर मुख्यमंत्री शाम 5 बजे राजधानी रायपुर के लिए महाराजा अग्रसेन विद्यालय सभागार में आयोजित मायाराम सुरजन जी की जन्मशती और देशबंधु पत्र समूह के स्थापना दिवस में शिरकत करेंगे। इसके बाद बघेल शाम 6 बजे रायपुर में एक होटल में आयोजित प्रदेश स्तरीय पावर इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी दौरा करेंगे। IAF विरासत केंद्र की प्रगति की समीक्षा की जानी है। विरासत केंद्र की स्थापना से संबंधित टीम से बातचीत की जाएगी। उद्घाटन की तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का दौरा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ साथ वायुसेना प्रमुख विरासत केंद्र की स्थापना से संबंधित टीम से भी बातचीत की जाएगी और इसके उद्घाटन के लिए तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि विरासत केंद्र आधुनिक तकनीक से बनाया जा रहा है और ये भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र है। वहीं रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन 8 मई को किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पंजाब से बड़ी खबर ले रहे हैं, जहां पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से पूछताछ हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ की गई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने चरणजीत सिंह चन्नी से पूछताछ की है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आप सरकार पर निशाना साधा था, कहा था मेरे साथ जो करना है कर लें, मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे भी सिद्धू मूसेवाला की तरह मार के देख लें, मैंने हमेशा से अपना काम ईमानदारी से किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कल अपनी बात कही थी। आपको बता दें कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कल कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से आय से अधिक संपत्ति मामले में 7 घंटे पूछताछ की है। मई में उन्हें एक बार फिर से जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। इसी के साथ साथ पूछताछ के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार हमला बोला। मुगलों की सरकार से भी बदतर सरकार मुझे जलील और बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ बिना किसी वजह के केस बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि मेरे साथ जो करना है कर ले, मुझे मार नहीं सकते, अगर हो सकता है तो मुझे भी सिद्धू मूसेवाला की तरह मार करके देख ले। इसी के साथ साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, मैं फौरन लौटती हूँ कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए।